मॉर्निंग क्लास 7। हम अपना चैप्टर देख लेते हैं। हमारी जो बुक है आवर पास्ट का चैप्टर नंबर 7, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज, यानी जनजातीय, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। कल हमने 2 टॉपिक देख लिए थे इसके लास्ट वीडियो में। आज हम इसके 3 टॉपिक देखेंगे। हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव, यानी कि खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। द बंजारास, यानी बंजारा के बारे में देखेंगे। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्चीज, यानी बदलता समाज और नई जातियों और श्रेणियां, उनको कितने पार्ट्स में बांटा गया था। फर्स्ट हम देखेंगे हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव। नोमैडिक पास्टोरलिस्ट, यानी कि जो चरवाहे होते थे, खानाबदोश जो चरवाहे होते थे उनके बारे में देखेंगे। नोमैडिक पास्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स, यानी कि जो चरवाहे थे वो एक लंबा डिस्टेंस रखते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किसको लेके, अपने जानवरों को लेके। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स, वो लोग जो थे वो निर्भर रहते थे दूध और अन्य जो पशुचारी उत्पादक होते थे, यानी पशुओं से जो प्राप्त उत्पाद थे उनके ऊपर ही निर्भर रहते थे। दे आल्सो एक्सचेंज वूल, घी एक्सेट्रा विद सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट। ये लोग खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते थे। यानी कि वो लोग जो ये चरवाहे थे ये क्या करते थे, इनके पास जो जानवर है उससे जो उत्पाद प्राप्त होते, जैसे भेड़ों से जो ऊन मिलती थी और जो दूध मिलता था, उसको बेचकर दूसरे जो सेटल्ड लोग थे, जो लोग एक ही जगह रहते थे, उनसे दूसरा सामान खरीद लेते थे। यानी घी, दूध और ऊन के बदले उनसे बर्तन और जो अनाज है और कपड़े हैं ये सब उनसे खरीद लेते थे। They bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने जानवरों के ऊपर सामान को लादकर या उनकी ढुलाई करके, और उस सामान को खरीदते और बेचते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। The Banjaras were the most important trader nomads, यानी कि जो बंजारा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। Their कारवास were called टांडा, यानी उनका जो कारवा चलता था उनके साथ में उसे कहा जाता था टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी used the Banjaras to transport grain to the city market। जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा था, वो बंजाराओं से, जो बंजारा लोग थे उनके द्वारा जो अनाज है उसको आयात और निर्यात करता था, जो सिटी के मार्केट होते थे उनमें, यानी सिटी के जो मार्केट में अनाज का निर्यात और आयात किया जाता था बंजारों के द्वारा, जो कि करवाता था अलाउद्दीन खिलजी। Emperor Jahangir wrote in his memory that the Banjaras carried grains on their bullock from different area and sold it in towns। यानी कि जो शासक था जहांगीर, उसने अपनी जो किताब लिखी थी, जो उसकी मेमोरीज है, उसमें उसने लिखा था कि जो बंजारा लोग हैं वो लोग जो अनाज होता है उसे अपनी बैलगाड़ी, अपने बैलों के द्वारा अलग अलग जगहों में ले जाते हैं और उसको बेचते हैं दूसरे नगरों में जाकर। They transported food, grains for the Mughal army during military campaigns, यानी कि वो खाद्यान्नों की ढुलाई करते थे और जो मुगल की जो आर्मी थी, उनकी जो फौज थी मुगल की, उसके पास ले जाते थे किस समय, जब सैन्य अभियान चलते थे, यानी कि किसी तरह का कोई युद्ध होने वाला होता था, जब सारे सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था, तो उनके लिए जो खाद्य सामग्री आती थी वो उसको वहां पहुंचाने का कार्य कौन करता था, बंजारा लोग ही करते थे। With a large army there could be 1 lakh bullocks carried
बैलगाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और उसके माध्यम से अनाज पहुंचाया जाता है। द बंजारास, हम बंजारास के बारे में पढ़ेंगे। एक अंग्रेज था जिसका नाम है पीटर। उसने लिखा है कि एन इंग्लिश ट्रेडर हु कम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी एज डिस्क्राइब द बंजारा। जो एक व्यापारी है पीटर मंडी, उन्होंने बंजारों का वर्णन किया है जो कि 17वीं सदी के आरंभ में भारत आए थे, और वो एक अंग्रेज है। उन्होंने लिखा था बंजारे के बारे में, इन द मॉर्निंग वी मीट अ टांडा ऑफ बंजारा विद 14,000 ऑक्सन। यानी कि इस जो सुबह है, एक सुबह के समय में हम एक टांडा से मिले जो कि बंजारा लोग थे और उसमें कम से कम 14,000 बैल, गाय और बैल थे उनके पास। दे वर ऑल लेडन विद ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस, और उनके ऊपर लदा हुआ था अनाज जैसे कि गेहूं और चावल। These banjaras carries their household wives and children along with them, और बंजारा लोग थे, वो लोग अपने घर गृहस्थी, बीवी और बच्चों के साथ थे। One टांडा consists of many families, एक टांडा में कई तरह के परिवार होते हैं या थे। Their way of life is similar to that of carriers who continuously travel from place to place। जो उनके जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। They are sometimes hired by merchants, उन्हें कभी कभी भाड़े पे लिया जाता है सौदागरों के द्वारा। But most commonly they are themselves merchants, लेकिन अधिकांश वो लोग खुद ही सौदागर होते हैं। They buy grains where it is cheaply available and carry it to place where it is buried। यानी कि वो लोग खरीदते थे अनाज को, जहां पर उन्हें अनाज सस्ता मिल जाता था वहां से तो वो लोग खरीद लेते थे और उस अनाज को ऐसी जगह ले जाते थे जहां पर वो महंगा बिकता हो। From there they grains reload their oxen with anything that can be profitable sold in other place। वहां से वे फिर ऐसी चीज लाते थे जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती हो। In a tanda there may be as many as 600 or 700 person। एक जो टांडा होता था उसमें कम से कम 600 से 700 लोग होते थे। They do not travel more than 6 or 7 meals a day। एक दिन में वो जो उनकी ट्रैवलिंग करते थे, जाते थे, मतलब कम से कम 6 से 7 मील ही जाते थे एक दिन में वो। That too in cool weather, और ऐसा ही वो सर्दियों के समय में भी करते थे, यानी सर्दी हो या गर्मी वो एक दिन में 6 से 7 मील ही जाते थे। After unloading their oxen, they turn them free to graze as there is enough land here and no one therefore forbid them। जब वो लोग ट्रैवलिंग करते थे तो वो जानवरों के ऊपर से अपने सामान जो उन्होंने लाद रखा था उस सामान को हटा देते थे और उन जानवरों को खुला छोड़ देते थे ताकि वो चढ़ने जा सके, और उनके पास वहाँ पे बहुत इनफ जगह होती थी कि जहाँ से वो आसानी से चारा खा सकते थे और उन्हें वहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होता था। Many pastoral tribes reared and sold animals such as cattle and horse to be prosperous people। यानी कि कई जो पशुचारी जनजातियां थी वो मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ में बेचने का काम करते थे। Different carts of paddy peddlers also travel from village to village। कई तरह के जो कास्ट के लोग थे, जो फेरी वाले थे, वो ट्रेवल करते थे एक गांव से दूसरे गांव की ओर। They made and sold wares such as ropes, reeds, straw, matting and horse sacks। यानी कि कई
बनाते और बेचने का काम करते थे। रस्सी, सरकंडे, फूस की चटाई और मोटे बोरे को बनाकर वो लोग बेचते थे। कभी कभी वहां पर जो भिक्षुक होते थे वो भी घुमतू सौदागरों का काम करते थे। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्चीज, यानी कि जो बदलता हुआ समाज और नई जातियों व श्रेणियों के बारे में देखेंगे। एज द इकोनॉमी एंड द नीड ऑफ सोसाइटी ग्रू, पीपल विथ न्यू स्किल वर रिक्वायर्ड। जैसे जैसे कि आर्थिकता में बदलाव आता रहा, आर्थिक स्थिति में बदलाव आता रहा, वैसे वैसे लोगों की जो हमारे समाज की जो जरूरतें बढ़ गई थी, तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए नए हुनर वाले लोगों की भी आवश्यकता बढ़ गई थी। स्मॉलर कास्ट और जातिज इमर्ज विथ वर्ण, जो छोटी छोटी जातियां थी वो वर्णों के भीतर ही उभरने लग गई थी। फॉर एग्जाम्पल, न्यू कास्ट अपीयर्ड अमॉन्गिस्ट द ब्राह्मण्स, यानी कि जो नई कास्ट थी वो ब्राह्मणों के बीच में, जो ब्राह्मण जाति थी उसके बीच में ही उभरने लग गई थी। On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the status of जातिज, यानी कि दूसरी और कई जनजातियां और सामाजिक समूह को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा भी दे दिया गया था। जो इन जातियों में कौन कौन सी जातियां थी, जैसे कि शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई थी। आपको लास्ट जब हमने इसका वीडियो देखा था उसमें देखा था कि ये जो जातियां को डिवाइड किया था किसके द्वारा किया गया था, ब्राह्मणों ने ही सबसे पहले जातियों का डिवाइडेशन किया था और उसे उनके द्वारा जो समझाया गया, तो वहाँ के जो शासक हुआ करते थे उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और यही परंपरा चलती आ रही थी। तो जो जातियों का डिवाइडेशन हुआ था, जातियों में बांटा गया था, तो उसका सुझाव किन्होंने दिया था, ब्राह्मणों ने ही सबसे पहले इसका ये बताया था। जातिज रेदर देन वर्ण बिकम द बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज, यानी कि वर्णों की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी थी। Among the Kshatriyas, new Rajput clans become powerful by the 11th and 12th centuries, यानी कि जो 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में भी काफी इजाफा हुआ। यानी कि एक जो जाति थी जिसको एक जो वर्ण था क्षत्रिय वर्ण, उसमें भी एक नई जाति का उदय हुआ जिसका नाम था राजपूत। They belong to different lineages such as Hun, Chandel, Chalukya and others. वे हुन, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। Some of these too had been tribes earlier, यानी कि बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए थे, यानी कि उसके बाद में भी कई जो कुल थे वो राजपूत ही मान लिए गए थे। They gradually replaced the older rulers, especially in agriculture area. उनको कई तरह के रूलर्स में जो बदल दिया गया था, जो कि खेती वाले एरिया थे, वो लोग कई रूलर बन चुके थे, यानी शासकों का भी उन्होंने काम किया था। Here a developed society was emerging and rulers used their wealth and create powerful state. यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपना जो संपदा का इस्तेमाल भी किया था। The rise of Rajput clan to the position of ruler set an example for the tribal people to follow, यानी कि शासकों के रूप में जो राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय जो लोग थे उन्होंने भी उनका अनुसरण किया था। Gradually, with the support of the Brahmins, many tribes become part of the caste systems, but only the leading tribal family could join the ruling class. यानी कि धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई
जो ब्राह्मणों के समर्थन से कई जो जातियां थी वो भी कास्ट का हिस्सा बन गई थी, यानी जनजातियां व्यवस्था का हिस्सा बन गई थी। लेकिन केवल प्रमुख जनजातियां परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हुए थे, यानी कि कई लोग तो कास्ट सिस्टम में आ गए थे, लेकिन उनमें से भी कुछ जो प्रमुख थी, कुछ स्पेशल कास्ट थी, वो ही लोग शासकों की श्रेणी में आए थे। A large majority joined the lower जातीज of caste society। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। The emergence of state is closely related to social changes amongst the tribal people। यानी कि राज्य की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। Two examples of this important part of our history are described below। हमारे इतिहास के इन महत्वपूर्ण हिस्सों के दो उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। एक क्लोजर लुक, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये थोड़ा सा ही बचा है तो हम उसको अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज हमने 3 अपने टॉपिक को कवर कर लिया है, आप इसको फिर से पढ़िएगा। तो आज के लिए थैंक यू।